Hello everyone, my name is Pawan Jaiswal and basically I'm an English and French language trainer. उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए फॉर्म करता हूँ आपको काफ़ी मज़ेदार लगते होंगे और आप नई नई चीज़ों को सीख भी पाते होंगे। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश का लेवल 0 है, हाँ सही सुना आपने, अगर आपकी इंग्लिश का लेवल 0 है मतलब आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है। देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते होंगे, इंग्लिश की कुछ वर्ड्स नहीं आते या फिर बचपन से आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी। इंग्लिश का लेवल 0 होने का मतलब है कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते। यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना शायद आसान हो, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। सो इंग्लिश स्पीकिंग की जो पहली सीढ़ी होती है वो शुरू होती है वर्ब से। वर्ब को लोग आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। विश्वास कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के लिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है कि लोगों को लगता है कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देने से आखिर होगा क्या। एक बार क्या हुआ, एक राजा जिसके साम्राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसने सोचा क्यों ना चलो दूसरे राज्य घूम कर आते हैं। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि उसकी इच्छा थी कि वो दूसरे राज्य में जाए। राजा की बात सुनकर मंत्री को लगा चलो ठीक है, साम्राज्य सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो बेहतर है कि राजा को जाने देते हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और जाने लगा। मंत्री ने राजा को रोका और उन्हें बताया कि सर जिस जंगल के रास्ते आप जा रहे हैं ना, वहाँ पर आपको एक बौना दिखाई देगा। वो आपको लड़ने के लिए ललकारेगा। आप उसका वध करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद ही आगे बढ़ना। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन है। इसमें राजा आप हो, मंत्री मैं हूं, और जिस बौने की हम बात कर रहे हैं वो इंग्लिश की छोटी छोटी चीज़ें। कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। राजा ने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, एक छोटा सा बौना उसका क्या कर सकता है। राजा आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जंगल के अंदर राजा को एक बौना दिखाई दिया। वो राजा के सामने आया और उसने बोला राजा उतरो और लड़ाई करो। राजा नीचे उतरा, उसने बौने को 1-2 थप्पड़ मारे, बौना बेहोश हो गया। राजा को लगा इतना छोटा सा बौना मेरा क्या कर सकता है। राजा फिर घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा के सामने वो बौना फिर आया। अब की बार राजा के साइज का वो बौना था और उसने राजा को ललकारा और बोला कि राजा उतरो और लड़ाई करो। राजा फिर घोड़े से उतरा, उसने बौने को 2-4 थप्पड़ मारे और वो फिर बेहोश हो गया। राजा को लगा इसकी हत्या करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये इतना छोटा सा है, मेरा क्या ही कर सकता है। राजा ने थोड़ी दूरी और तय की। तीसरी बार जब राजा को बौना दिखाई दिया, राजा को समझ में आया कि आखिर मंत्री ने उस बौने की हत्या करने के बारे में क्यों कहा था। क्योंकि राजा की हाइट तो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन बार बार जब भी राजा उसे इग्नोर करता था बौने की हाइट बढ़ती चली जाती थी। और इस बार जब राजा के सामने वो बौना आया, वो बौना नहीं बल्कि राजा से 2 गुना बड़ा था। मतलब जितनी बार भी मुलाकात हुई उसकी हाइट डबल होती जाती थी। राजा को समझ में आया कि अब की बार अगर उसने इसकी हत्या नहीं की तो अगली बार वो बौना राजा को जरूर मार देगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि इंग्लिश में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है इतनी छोटी सी चीज़ शायद काम की नहीं है या फिर इसे इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सर वर्ब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा। और यही वर्ब आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और आप सेंटेंस कभी नहीं बना पाते। और अगर आप सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे तो बिलीव मी यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। सो एक मंत्री के हिसाब से जो मैं आपको सलाह देता हूँ, जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, बिलीव मी एक राजा की तरह आपको सुनने और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये जो वर्ब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वाकई ये इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वर्ब यू कैन नेवर फॉर्म द सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड वर्ड्स एज वेल। अगर आपको वर्ब नहीं आते आप इंग्लिश में सेंटेंस कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो वर्ब ही है। वो क्या है, क्या किस तरह के वर्ब होते हैं और इनके फॉर्म्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। देखो वर्ब को लेकर लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है। लोगों को लगता है कि वर्ब एक एक्शन को इंडिकेट करता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, मतलब क्रिया। देखिए कहीं ना कहीं ये फैक्ट थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वर्ब इंडिविजुअल टर्म कोई एक्शन को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स ही सिर्फ वर्ब नहीं होते। इसके अलावा एक अलग टर्म भी होता है जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। दे आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं,
लेकिन अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो इसके भी ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। कुछ लोग इसे प्रिंसिपल वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। सो वर्ब के बारे में आपको पता चला कि वर्ब दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब बारी आती है कि सर हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? सो हेल्पिंग वर्ब किसी एक्शन को इंडिकेट नहीं करता। हेल्पिंग वर्ब इज बेसिकली अ वर्ब व्हिच हेल्प्स अ सेंटेंस टू बी फॉर्म्ड। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसका कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वर्ब्स होते हैं डू, डज, डे, डिज, एम, आर और ये सारे वर्ड्स। जैसे कुछ सेंटेंसेस में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे बोलना है कि वो काम कर रही है, तो सेंटेंस होगा शी इज वर्किंग। इसमें शी का भी मतलब है और वर्क का भी मतलब है, लेकिन इज का कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है। वो सिर्फ सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे इज जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ही मुझे बोलना है ही हैज गॉन। सो इसमें हैज जो वर्ड है इसका कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है, इस सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प किया करता है, इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको समझ में आओगा कि इसमें इज और हैज ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। अब बारी आती है मेन वर्ब की। फिर से उसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ब आप बचपन से सीखते चले आओ कि जो एक्शन को इंडिकेट करता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। सो मेन वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब भी होता है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब बेसिकली डिनोट्स एन एक्शन। मेन वर्ब वैसे वर्ड्स को हम कहते हैं जो किसी एक्शन को डिनोट करता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, इस तरह के वर्ड्स जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, सारे एक्शंस मेन वर्ब कहे जाते हैं। जैसे जो सेंटेंसेस मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए बताए थे, फॉर एग्जाम्पल शी इज वर्किंग, इसमें इज तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें तो वो है वर्क। वर्क जो है जिसका मतलब होता है काम करना, वो एक मेन वर्ब है। तो शी इज वर्किंग में मेन वर्ब हुआ वर्किंग। वैसे ही अगर हम बोलते हैं ही हैज गॉन, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हैज है, लेकिन अगर मेन वर्ब की बात करें तो वो है गॉन, जो कि गो का थर्ड फॉर्म है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब भी क्लासिफाइड है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मेरा बर्थडे 13 को है, 13 को है। सो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब दोनों ही 13 होते हैं। अब नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स होते कितने हैं, कौन कौन से? वो हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had and shall and will। whereas जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं, वो भी 13 है, जैसे can, may, could, might, should, ought to, must, used to, would, need, dare and shall and will। shall and will को आप नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स में भी देखते हैं। इसके क्लासिफिकेशंस क्यों हैं? अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो जरूर फॉर्म कर दूंगा। अब बारी आती है मेन वर्ब की। तो क्या मेन वर्ब की भी कोई क्लासिफिकेशन है? जी हाँ, मेन वर्ब को भी क्लासिफाइड किया गया है बेसिकली 5 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में। इंटरनेशनली इनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इंडिया में लोग ऐसे याद रखते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, लेकिन इंटरनेशनली इनके नाम है। वर्ब 1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब 2 को कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब 3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब 4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब 5 का कोई नाम नहीं है। वैसे अगर आप वर्ब 1 की बात करें तो कोई भी वर्ब जो आपको याद है वो वर्ब 1 ही है। एग्जाम्पल के तौर पे गो, कम, ईट, स्विम, ड्रिंक। जब आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात करते हो तो इसमें काफ़ी वेरिएशन नज़र आता है। वो बेसिकली रेगुलर एंड इरेगुलर के कॉन्सेप्ट्स पर। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। सो गो का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वेंट एंड ए गॉन। वैसे ही अगर आप कम की बात करें तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है केम एंड ए कम। कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे गेट, गॉट, गॉट, गेट, गॉट, गॉटन भी होता है। अब क्या डिफरेंस है अगर जानना हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। टेक टू टेकन, लर्न लर्न लर्नड, प्ले प्ले प्लेड। सो ये आपके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स है। जब आप वर्ब 4 की बात करते हो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जब आप जेरेंड पढ़ते हो ना तो भी वर्ब 4 का ही फॉर्मेशन यूज होता है, लेकिन इनके बीच ग्रामेटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फॉर्म सेम होता है। जब आप वर्ब 4 की बात करते हैं तो वर्ब 4 में हम वर्ब 1 में ing ऐड ऑन करते हैं और वर्ब 4 क्रिएट हो जाता है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे वर्ड है गो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब 4 होगा गोइंग, कम का कमिंग, ईट का ईटिंग,
टेक का टेकिंग एंड गेट का गेटिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वर्ब 5 जो है उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो अगर हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को देखें तो वर्ब्स के कॉन्जुगेशंस होते हैं और कॉन्जुगेशंस एक प्रोसेस में होते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें यूज़ होती है। बट इंडिया में वर्ब 5 का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप वर्ब 1 में एस या ई एस ऐड ऑन कर ले तो वो वर्ब 5 बदल जाता है। जैसे गो का होगा गोज, कम का होगा कम्स, ईट ईट्स, ड्रिंक का ड्रिंक्स, वैसे ही प्ले का प्लेज। इस तरीके से आप टर्म को याद कर सकते हो। अब बारी आती है कि जो मेन वर्ब है क्या उसका कोई क्लासिफिकेशन है? तो जी हाँ, मेन वर्ब भी क्लासिफाइड है। वैसे बहुत सारे इसके बेस हैं, लेकिन अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो आपको उन सारे टर्म्स को जानने की ज़रूरत शायद ना पड़े। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि ये जो वर्ब 2 एंड वर्ब 3 है इसके क्लासिफिकेशंस के आधार पे क्या मेन वर्ब का कोई क्लासिफिकेशन है? तो जी हाँ, मेन वर्ब बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड है। पहला है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होते क्या है? सो रेगुलर वर्ब हम वैसे वर्ब को कहते हैं जिसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आप इजीली बना सकते हो उसमें ईडी ऐड ऑन करके। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, क्लैप क्लैप क्लैप्ड, स्लैप स्लैप स्लैप्ड, यूज यूज्ड यूज्ड। तो जिन वर्ब में भी ईडी ऐड ऑन करके हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स वैसे वर्ब्स को कहते हैं जिनका फॉर्मेशन बदल जाता है। जैसे गो एंड गॉन, गो से वेंट बनाने का कोई फॉर्मेशन नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। कम केम कम, गेट गॉट गॉट, टेक टू टेकन और इस तरह के टर्म्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स समझ में आए होंगे। वैसे ये वर्ब का चैप्टर वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे गलती से भी ड्रॉप मत करना, अदरवाइज आने वाले समय में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक और एडिशनल स्टफ मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब जो है इंग्लिश जर्नी की पहली सीढ़ी होती है। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, वर्ब इसका पहला कॉन्सेप्ट है और इसके बिना आप इंग्लिश कभी बोल ही नहीं सकते। सो बिलीव मी, अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हो और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में आप इंग्लिश ज़रूर बोल पाएंगे, बशर्ते कि आप मेरे सारे वीडियोस देखें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें और बार बार अपनी डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करने की कोशिश करें। Well, thanks for being with me in this particular video. I see you by the next time when I let you know about the next grammatical concept.